नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित 1100 कुंडी यज्ञ के कार्यक्रम में हरिद्वार के कांगड़ी गांव के स्थित पुराने गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे, जिसकी नींव 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। इस अवसर पर कार्यक्रम में भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो अपनी ओर से स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि देते हुए इस पुण्य भूमि पर गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में सनातन की गंगा हरिद्वार से पूरे विश्व में बह रहा है। उन्होंने कहा कि जो संस्थान सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। शोध एवं संसाधन संस्थान की हम लोग जो है यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, वहां पर यह चालू करेंगे हम लोग। इसी भूमि पर हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री सीआर पाटिल जी ने इस बात की स्वीकृति दी है कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम, अंतर्राष्ट्रीय गंगा संग्रहालय यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भूमियाँ 1200 बीघे की जमीन थी, कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, इधर उधर चली गई, को गंगा में बह गई। इसकी पूरी माप तोल करवाएंगे और हमको एक झूला पुल, ताकि यहाँ पर जो है ये तीर्थों का तीर्थ है, यहाँ पर हमारे लोग हैं। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर जो पेड़ का एक पेड़ लगाए, एक माँ एक पेड़ गंगा माँ के नाम पेड़ लगाए, यहाँ पर हम लगा रहे हैं और ये बहुत ही इस पवित्र भूमि आगे ऐसी करती रहे, लोगों को प्रेरणा देती रहे। पुणे आप सभी का आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री सीआर पाटिल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी, विवेक ओबेरॉय जी, उनको बोलने का मौका मिलेगा अभी आपको। हाँ, उनको सबको मौका मिलेगा यहाँ पर। रमलीन स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ और उन्होंने यहाँ गुरुकुल कांगड़ी जैसे एक शिक्षा के इतने बड़े संस्थान की नींव रखी। निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से ये संस्थान पूरे विश्व में आज शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है और पूरे हरिद्वार से ये गंगा निकलकर शिक्षा की आज पूरे विश्व को लाभ दे रही है, पूरे विश्व को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक बार फिर से मैं आज जो विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहाँ पर शिक्षकगण हैं, हमारे प्रबंध समिति है, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों को और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास उनके चल रहे हैं, उन प्रयासों को जो मेरे लायक सेवा होगी, स्वामी श्रद्धानंद जी के इतने कमाल की जो हिस्ट्री रही है, इस तपोभूमि की जो हिस्ट्री रही है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस तपोभूमि का पूरे देश के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम फालतू के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे टेक्स्ट एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बातें बाहर निकल के आए तो कितना अच्छा लगेगा। आज आप और हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम जनरल डायर के बारे में पढ़ते हैं, जिसने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, लेकिन कहीं हमारी किताबों में स्वामी श्रद्धानंद जी का मेंशन क्यों नहीं है? उनके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते? हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? जिन्होंने जनरल डायर के इस मैसेकर के बाद में, जलियांवाला बाग के कांड के बाद में, यहाँ पर जब मैं कल फोटो देख रहा था कि भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ उनके साथ, उनके नेतृत्व में यही फाइट कर रहे थे कि कैसे इसका रिस्पॉन्स किया जाए। तो इतने हिस्टोरिकल पार्ट के रहे वो। भगत सिंह जी यहाँ रहे, मेरे दादाजी खुद भगत सिंह जी के से बहुत प्रभावित थे, उनके साथ में फ्रीडम फाइटर रहे, आर्य समाजी रहे। हमारे घर में आज भी आर्य समाज की परंपराएं, प्रथाएं चलती हैं, आज भी हवन चलता है, हफ्ते में एक बार हम करते हैं। तो ये सब चीजों का जो प्रभाव रहा है श्रद्धानंद जी स्वामी का, इसको किस तरह से पूरे विश्व में बात को पहुंचाएं, ये पर्यटन के तरफ से भी बहुत अच्छा एंगल होगा। लोग
आएंगे यहाँ पे गंगा म्यूजियम जो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। का मौका हमें मिला जो सदानंद जी ने एक बहुत अच्छा गुरुकुल की स्थापना यहाँ 1902 में की थी और आज तक यहाँ पर जितने अलग अलग विद्यार्थियों ने ज्ञान प्राप्त करके देश के लिए और दुनिया के लिए भी उन्होंने जो काम किया है अलग अलग महत्व के स्थान तक वो वहाँ पर पहुँच पाए। गुरुकुल का और गुरुकुल की शिक्षा का एक अंधेरा महत्व होता है और व्यक्ति विशेष वो बनाते हैं जो व्यक्ति विशेष वो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए कोई अच्छा करने की ताकत रखता है जो कभी वो नीति पर चलता है अनीति पर नहीं जाता है। इसी के कारण वो कोई समस्या पैदा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति विशेष निर्माण करने का काम गुरुकुल करते रहेंगे। मुझे विश्वास है इसे गुरुकुल के एक ज्ञान देने का सिस्टम से बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। निकाय चुनाव को लेकर ताजा अपडेट यह है कि आरक्षण को लेकर आपत्तियों का निपटारा हो गया है। जल्दी प्रदेश में आचार संहिता लगने की उम्मीद की जा रही है। शासन की तरफ से इनका अध्ययन कर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार की देर रात तक कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इसका अध्ययन करके शासन निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। निकाय चुनाव की तैयारियां चरम पर है। शनिवार को देर रात तक काम करने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा करके शासन को रिपोर्ट भेज दी। रविवार को सभी जिलों के साथ शहरी विकास निदेशालय भी रोजमर्रा की तरफ खुला रहा। जो आरक्षण के 7 दिन का समय हमने दिया था उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया है और अंतिम सूची आज प्रकाशित करने जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद यानी कि किसी भी क्षण हम चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। यानी कि अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं और अब सिर्फ एक ही विषय बचता है कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं आए चुनाव लड़ें और बहुत जल्द हम अपने नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में हमारा जनप्रतिनिधि उसमें अगले माह बैठने वाला है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में बीजेपी जुट गई। जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी 25-26 तारीख को पैनल तैयार होगा, जिसके बाद प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी निकाय चुनाव में जनता अपना भरोसा बीजेपी पर जताने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, तो हर चीज का एक तरीका होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में पर्यवेक्षक तैनात होते हैं, पैनल तैयार होता है, कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए उनकी राय शुमारी होती है, हर जगह प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो संगठनात्मक तौर पर जो कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही को देखते हुए पैनल तैयार होंगे 25-26 तारीख तक और उसके बाद ही परिणाम निकल कर आएगा कि कौन हमारा सशक्त दावेदार और मैदान में उतरेगा। और वैसे तो अभी तक सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोच के चल रहा है कि हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर कमल का फूल ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी और एकजुटता की पार्टी है, जिसका नतीजा निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में भी जनता हमें दिखाएगी, भरोसा हम पर जताएगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो आपत्तियों का निपटारा होने के बाद अब गेंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पाले में। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना सीएम धामी की मंजूरी के बाद जारी हो जाएगी। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहली आरक्षण की सूची जो जारी हुई थी उसे हमारे कार्यकर्ता ने स्वीकार किया। लोकतंत्र में व्यवस्था है कि आपत्तियां मांगी जाती हैं और इसी के तहत अभी 1000 आपत्तियां लगी। उन आपत्तियों का निस्तारण करने की जिम्मेदारी भी आयोग का रहता है। और हालांकि हमारे पास पर्याप्त उम्मीदवारों के नाम हैं और इस बार
और लहर के रूप में हम सभी निगम और पंचायतें जीतने वाले। जो पहले आरक्षण की सूची जारी हुई थी, हमारा कार्यकर्ता उस आरक्षण को भी शहर से उसने स्वीकार किया कि जो हमने पर्यवेक्षक टोली भेजी है उसी आरक्षण के आधार पर भेजी है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है, संविधान की प्रक्रिया अंग है, आपत्तियां मांगी जाती हैं और जैसे मेरी जानकारी में लगभग 1000 आपत्तियां पूरे प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न माध्यमों से लगी हैं। उन आपत्तियों का निस्तारण करना भी एक उत्तरदायित्व तो आयोग का रहता है। तो आने वाले आम बजट को लेकर केंद्रीय वित्त विभाग के द्वारा सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि बजट को लेकर उत्तराखंड की ओर से उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड में कई परियोजनाएं केंद्र से आधारित होती हैं। अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देश को हवा और पानी देने का काम करता है। हमारी कई सारी परियोजनाएं केंद्रीय मंजूरी के चलते भी प्रभावित होती हैं, ऐसे में इसका कंपनसेशन भी हमें दिया जाना चाहिए। देखिए, मेरी जैसलमेर 2 तरह की बैठक थी, एक प्री बजट को लेकर और एक जीएसटी काउंसिल को लेकर। प्री बजट में मैंने अपने उत्तराखंड के संदर्भ में 11 बिंदुओं पर अपनी बातचीत रखी। जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पहाड़ी और तराई 2 तरह के क्षेत्र हैं और तराई क्षेत्र में कई जगह पानी का बड़ा अभाव जैसे रहता है और उसके लिए आप जानते हैं हमने सौंग बांध परियोजना यहाँ पे उसको स्वीकृति दी थी, जिसका लागत 25 करोड़ की थी, जिसमें अभी हमें 100 करोड़ रुपये मिला है। हमने आग्रह किया कि हमें और पैसा मिले ताकि, और इसके साथ साथ जो हमारा तराई क्षेत्र है वहाँ पे और पैसा मिले ताकि हमारे उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उस पानी के रूप में उसको हम लोग ठीक ठाक कर सकें। और ऐसे हमारे यहाँ चूँकि पर्यटन प्रदेश भी है, तीर्थाटन प्रदेश भी है, यहाँ हमारी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है और फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो 5-6 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ आती है। जैसे कुंभ कभी लगे, कावड़ यात्रा हर वर्ष रहती है, तीर्थाटन के लिए और भी हमारे 4 धाम यात्रा है, स्नान है, या दूसरे रूप में कहें तो हमारे यहाँ पर्यटन है। तो उसमें हमारे रख रखाव और तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है, उनके लिए यातायात है। इसके लिए मैंने कहा कि कुछ हमें फंड मिले ताकि हम लोग उसकी ठीक से व्यवस्था कर सकें। इसी प्रकार और बिंदु में मैंने बातचीत की है। सर, तो वहीं क्रिसमस और नए साल के दौरान उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की अनुमान जताया है और मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट के साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे सैलानी क्रिसमस और नए साल का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद ही कृषि और बागवानी के लिए भी ये बेहद फायदेमंद रहने वाली है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ने से लोगों को हिदायत बरतने की भी आवश्यकता है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। मैदानी इलाकों में भी कोहरे के कारण वाहनों के आवागमन बाधित हो सकते हैं या उन पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। देश भर में फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म की शूटिंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ फिल्मांकन की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की नई फिल्मी नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुलाकात की। इस मौके पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को आगामी 25 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा। अभी जो काम प्रभावित हुए हैं
इसमें कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं अल्मोड़ा में निकाय चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और साथ ही बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस पर लगाई गई कई आरोपों पर अब कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान के बयानों को निराधार और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि एक और बीजेपी के कुछ नेता अल्मोड़ा विधानसभा में उन्होंने कई बड़े काम कराने की वो बात करते हैं और पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान 3 साल से विकास कार्य ठप होने की बात कर रहे हैं। विधायक ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि 2022 में सीएम ने जो 10 योजनाओं का प्रस्ताव मांगा था उसमें कई योजनाएं स्वीकृत यानी कि उनको अनुमति दे दी गई है और अन्य के लिए वो लगातार प्रयासरत है। द्वारा जो अपना वक्तव्य दिया गया उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और लेकिन जो उन्होंने कहा है कि 3 साल से विकास कार्य ठप है, बिल्कुल निराधार है और मुझे हंसी भी आती है कि उनके पार्टी के वरिष्ठ लोग कहते हैं कि अल्मोड़ा विधानसभा में ये काम हमने करा दिया, इस बीच में हमने करा दिया है, तो कहाँ से काम नहीं हो रहा है। और मैं माननीय मुखर्जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जितनी भी हमने योजनाएं दी उनमें से काफ़ी योजनाओं को स्वीकृति दे दी है और उनमें कार्य पूर्ण भी हो चुका है या चल रहा है और कई गतिमान है। और चाहे मोटर मार्ग को लेके हो, चाहे हमारे आवास से संबंधित पार्किंग से समय, चाहे सरयू सेराघाट पंपिंग पेयजल योजना हो, चाहे हमारा पॉलिटेक्निक बाड़ी छिनक हो, इन सारी कामों को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। कुछ में काम गतिमान है, तो ऐसा नहीं है, धरातल पे काम दिख रहे हैं और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उन कामों को हम शासन में भेजने का काम कर रहे हैं, उसको जल्दी करवाने का प्रयास। तो देहरादून में क्रिसमस और 31 की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक होगा। इसके बाद संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त यानी साझा रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी, विंटरलाइन, कार्निवाल और 31 की रात होने वाले आयोजन के लिए योजना बना रहा है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले में बार और क्लब या इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए रात 11 बजे तक खुलने का समय तय कर दिया है। क्रिसमस 31 की रात के लिए भी इनका यही समय रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा के लिए थानों की फोर्स के साथ ही पुलिस लाइन ने रिजर्व फोर्स और पीएसी को शहर में लगाया है और अभी जिले में कुल 33 बैरियर पर रात में चेकिंग होती है और इनमें शहर में 16 पॉइंट हैं। क्रिसमस और 31 की रात शहर में बैरियरों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 के करीब कर दी जाएगी। नए बैरियर पॉइंट ट्रैफिक डायवर्जन का काम करेंगे, साथ ही इन पर एल्को मीटर से चेकिंग होगी। देखिए, दून पुलिस के द्वारा क्या कहते हैं लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकर ड्राइविंग, इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार हैं, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके गार्जियन उनसे भी वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नशे में अपने वाहन को चलाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके वाहन को सीज कर सकते। तो मसूरी में नए साल और विंटरलाइन कार्निवल के साथ क्रिसमस पर क्रिसमस को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। मसूरी में हर चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मसूरी में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। मसूरी में एआरटीओ राजेंद्र विटारिया के नेतृत्व में मसूरी पुलिस नगर पालिका की टीम मसूरी कैमल बैक रोड पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को लेकर कार्रवाई की गई और इस दौरान 6 गाड़ियों को सीज कर दिया गया, जबकि 30 गाड़ियों का चालान किया गया। कई स्कूटरों को भी जब्त किया गया। यहाँ पे ये कैमल बैक रोड छोड़ी गई थी भाई लोकल के लिए, लोकल का पास दे रहे हैं आप 2000 का बना के अंदर आने का। गाड़ी कहाँ खड़ी करें, सारी पार्किंग है तो दे दी है ठेके पे। अब टाउन हॉल वाली पार्किंग है वो दे जाए हमको लोकलों को,
हम कहाँ खड़ी करें गाड़ियाँ? आ जाते हैं चालान करने, जब देखो ऐसे थोड़ी होता है सर कोई। और कैमल बैक रूट में गोल्फ कार्ट को चलाया जाना है तो क्या उसको नहीं कार्ड को तो सर आप तब चलाओ ना जब आपके पास सड़क हो, जब व्यवस्था बनेगी। जब व्यवस्था ही नहीं है आपके पास, आप लाई जा रहे हो इतनी लंबी लंबी गाड़ियां चलाने के लिए शहर में क्या आपने इधर हाईवे खोलना है क्या? शहर में तो माल रोड किस लिए होता है? जो अंग्रेजों ने बनाया था वो पैदल चलने के लिए बनाया था, गाड़ियों के लिए नहीं बनाया था। आप तो सब भूल गए, एक बच्चा छोड़ के देखो, गाड़ी के नीचे अभी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी 6 गाड़ियाँ जो है हमने सीज की है और साथ ही एक कार जो है हमें मिली यहाँ पर नो पार्किंग में खड़ी हुई। तो आज जो है बहुत जो यहाँ पे जाम की समस्या लग रही थी उसके खिलाफ जो है हमने एक कार्यवाही की, जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें जो है हमारे 30 से ऊपर जो है हमने आज चालान किए होंगे और 6 वाहनों को सीज किया। शासन देखिए पूरा तरह से तैयार है। हम लोग जो है इस बार जाम से निजात पाने के लिए जो है शटल सर्विस, गोल्फ कार्ट, इस तरह की हम लोग जो है नई पहल करने जा रहे हैं। और अब जो है नो पार्किंग के चालान और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी उनमें पास की व्यवस्था और कहाँ पर पार्किंग नहीं है उनका सबका चिन्हीकरण भी किया जाए। फर्स्ट फेज में तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जितने भी हमारे होटल्स की पार्किंग है उनका जो है हमारे पास रियल टाइम डेटा हमारे पास होगा। हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि वहाँ पर अभी पार्किंग कितनी अवेलेबल है और जैसे हमारे पास पार्किंग वहाँ पर ख़त्म होती रहेगी फिर हम सब सेकंड फेज में फिर हम किंग पार्किंग को जो यूज़ करेंगे। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके तहत प्रत्येक बूथ पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और तमाम लोग वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस अवसर पर अटल जी की कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूंकि तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है और यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पहले के मुताबिक काफी कमी बिजली चोरी की घटनाओं में आई है। पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि करीब 10% के करीब आ गई। विभाग की कोशिश है कि इस प्रतिशत को भी शून्य किया जाए और इसके लिए जागरूकता लाने के साथ स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है। से अब बिजली की चोरी में बहुत ज़्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी ज़माने में एपीएनसी लॉसेस करीब 24% तक हुआ करते थे, अब घट करके वो लॉसेस 14.64% है। लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थर्ड लॉसेस ऑन पिल्फरेज है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पिल्फरेज को भी या इस लॉस को कम करके 0 पर ला सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता में जागरूकता लाएं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चंपावत से है, जहां साइबर सेल और पुलिस साइबर फ्रॉड को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एक व्यापारी के साथ 10 लाख से अधिक की धनराशि का साइबर फ्रॉड हो गया और जिसको लेकर साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापारी के खाते में पैसा वापस कराया और पुलिस ने इस मामले में साइबर अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी के पैसे वापस आने पर व्यापारी ने पुलिस का आभार जताया। मेरा नाम पंकज कुमार अग्रवाल है और ये घटना 24 अक्टूबर 2024 की है। उस दिन मेरे को मेरे क्रेडिट कार्ड से संबंधित लिमिट बढ़ाने के संबंध में एक कॉल आया
उन कॉल में उन्होंने मेरे से ये कहा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसे बढ़ा दी जाएगी और आप मुझे एक OTP शेयर करें। पहले मैंने उन्हें मना किया, फिर उनका 2 बार और कॉल आया तो मुझे लगा कि शायद ये इस तरीके से बढ़ती है लिमिट, तो मैंने उनको एक OTP बता दी, जिसके माध्यम से उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड से 29,679 रुपये निकाले पहले। उसके बाद उन्होंने कहा एक आपको लिंक और आएगा, ये पैसा आपका सिर्फ कुछ दिनों के शाम तक के लिए होल्ड रहेगा। उसके बाद इन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जब वो लिंक भेजा तो मैंने लिंक पे जैसे ही क्लिक किया तो उन्होंने मेरी पूरी एप्लीकेशन, जो एक्सिस बैंक की मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उसको पूरा हैक कर दिया और मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए 3 अलग अलग बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी रिपोर्ट मैंने उसके बाद अगले दिन 19-30 पर जो इनकी राष्ट्रीय वो है साइबर, ये जो मुकदमा जो बनबसा में हुआ है, हमें 28 अक्टूबर 2024 को पंकज कुमार अग्रवाल जो मीना बाजार के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कंप्लेंट दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय बताकर उनके फ़ोन में एक लिंक भेजा गया व्हाट्सएप के ऊपर, और वो लिंक पे उन्होंने क्लिक करने के बाद एक बग उसमें डाउनलोड हो गया और उनके बैंक का और उनके फ़ोन का सारा एक्सेस उस क्रिमिनल के पास चला गया और उन्होंने 10,30,000 रुपये उनके अकाउंट से विड्रॉ हो गए। इस कंप्लेंट के बाद दौरान विवेचना 3 संदिग्ध खाते पाए गए और तीनों संदिग्ध खाते के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको नोटिस दिया गया और ये तीनों संदिग्ध खाते जो है एक पीयूष उर्फ पारस थापा जो अमीनाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसका उसमें फ़ोन नंबर पाया गया KYC में, तो ये मेन अभियुक्त के तौर पे हमारे प्रकाश में आया। उसके बाद इसको पूछताछ के लिए उठा लिया गया था और बाद में गिरफ्तारी की गई इसकी, और मुकदमे में जो भी वादी की धनराशि फ्रॉड अमाउंट थी वो सारी की सारी वापस कर दी गई है। इसमें हमारे जो थाना अध्यक्ष है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।